नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। उत्तराखंड के हल्द्वानी में हुए हिंसा में अब तक पुष्कर सिंह धामी ने लगभग 60 लोगों को पकड़कर जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया है। पुष्कर सिंह धामी एक्शन मोड में है, जहां एक तरफ जो मुख्य आरोपी है उसके अलावा ऐसे 9 लोग जिनको माना जा रहा है कि वो मास्टरमाइंड थे, उन्होंने लोगों को उकसाया और दंगे को हवा दी। ऐसे लगभग 9 लोगों के घरों पर, संपत्ति पर कुर्क करने की कार्रवाई हुई है और उनके खाते भी सीज किए जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि जो भी ये दंगा हुआ इसमें कुछ बाहरी तार जुड़ते दिखाई दे रहे हैं और इसीलिए एक शंका है कि कहीं ना कहीं कोई बाहरी तत्वों ने, यानी विदेशों में बैठी हुई ताकतें, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस दंगे के पीछे फंडिंग कर रही हों। और इसी बात को देखते हुए आपको बताएं कि इस दंगे का मास्टरमाइंड वो जो है अब्दुल मलिक और मोइद, उसके अलावा ऐसे 9 लोग चिन्हित किए गए हैं पुलिस के द्वारा कि जिन्हों की जो वहां भागीदारी है, उन्होंने गिरोह बना रखे थे, सरकारी जमीनों पर कब्जा करके उसको बेचना और उससे पैसे, इनकम, आमदनी करके करोड़पति थोड़े ही दिन में बन गए। अब ये कहना है पुलिस का सूत्रों का कि हम इस एंगल से जांच कर रहे हैं कि ये जो दंगा हुआ है इसमें भी, क्योंकि कई दंगों में ऐसा देखा गया कि पीएफआई, जिसका नाम पहले सिमी था, वो दंगे के मास्टरमाइंड को पैसा देकर दंगा कराते हैं। दंगा फसाद कराने के लिए चाहे बाहर से आदमी बुलाना पड़े उसके लिए, और तोड़ फोड़ करने की सामग्री, कोर्ट कचहरी में वकीलों की फीस देने के लिए पैसा। और इसीलिए हमने देखा कि जो दिल्ली का दंगा हुआ था, आज के लगभग 2-3 साल पहले जो दिल्ली का दंगा हुआ था 2020-21 में, उस दंगे में ताहिर हुसैन नाम का आम आदमी पार्टी का जो पार्षद अभी भी जेल के अंदर बंद है, दिल्ली पुलिस ने जब जांच की तो ये पाया कि लगभग 150 करोड़ रुपया उसके पास आया और उसने फिर आगे लोगों को हायर किया दंगे के लिए। और जो शाहीन बाग बने थे, कुछ पैसा उसमें भी खर्च हुआ। यानी दंगा प्रदर्शन, दंगा फसाद से लेकर प्रदर्शन करने वालों तक को फंडिंग की गई, पैसे दिए गए। और उस समय हमने सबने सुना था कि 500 रुपये पर डे धरने पर बैठने के लिए दिए जा रहे हैं। तो ये दृश्य हल्द्वानी में भी देखने को मिले कि जैसे ही पुलिस की कार्रवाई शुरू होनी थी, जैसे ही ये इन लोगों को पता लग गया कि बनभूलपुरा में अब बुलडोजर चलेगा, तो एक टीम ऐसी थी जिसमें महिलाएं आगे आ गई, बुर्के पहने हुए थी और उन्होंने मुंह ढक रखे थे, लेकिन पुलिस के बुलडोजर के आगे चीखना, चिल्लाना और यहां तक कि हमले तक करना। तो क्या कोई औरत अपने घर से निकलकर इस तरह से आगे आ जाएगी? वो तब तक नहीं हो सकता जब तक कि उसके पीछे उसके शौहर का, परिवार वालों का या किसी संगठन का हाथ ना हो। औरतें आमतौर पे तो घरों के अंदर ही रहती हैं। पुलिस पार्टी से लड़ना भिड़ना ये सब शरीफ औरत तो कर ही नहीं सकती। लेकिन अगर उकसावपूर्ण कार्रवाई कहीं हो रही है और पथराव पुलिस पर हो रहा है, ये तभी हो सकता है 2 स्थिति में कि या तो वो किसी ऐसे गिरोह की सदस्य या सदस्या हो कि जिनको पुलिस पर हमला करने में भी डर नहीं लगता, या फिर उनको इस काम करने के लिए पैसे मिला हो, जैसा कि कश्मीर में भी होता था कि सेना पे पत्थर करो, मारो, 500 रुपये पर डे ले लो, मेहनताने के रूप में मिलता था। तो वो जो पैसा है क्या यहाँ आया? क्योंकि ये देखा गया है कि जब भी अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस की और नगर निगम की टीम पहुंचती है, इसी तरह हल्ला होता है, इसी तरह भीड़ इकट्ठी होती है, इसी तरह हमला हो जाता है। इसके बाद एक चीज और है जो मैं पुलिस को भी बताना चाहता हूं कि अगर आप सोशल मीडिया अकाउंट देखेंगे तो एक्स, जो कि पहले ट्विटर हुआ करता था, और इंस्टाग्राम, फेसबुक पर कम है लेकिन एक्स पर ज्यादा है, ऐसे बहुत सारे अकाउंट हैं जहां से लगातार इन दंगाइयों के पक्ष में पोस्ट की गई। ऐसे कई अकाउंट हैं जहां से लगातार वो वीडियोस वायरल की गई जिसमें यह दिखाया जा सके कि वो जो दंगाई थे वो तो बेचारे थे। महिलाएं देखिए, उनको घसीटा जा रहा है, बुर्के वाली महिलाओं को कैसा पीटा जा रहा है, पुलिस देखो घर में घुसकर महिलाओं पे अत्याचार कर रही है। इस तरह की फर्जी न्यूज फैलाई गई ताकि पुलिस को बदनाम किया जा सके, कोर्ट में नैरेटिव सिद्ध किया जा सके और धामी सरकार के विरुद्ध कोई फैसला कराया जा सके। इस तरह के अकाउंट से, जो सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्टें हो रही हैं, उनकी भी जांच पुलिस करे कि क्या उनको भी पैसा मिलता है। क्योंकि मुझे ये जानकारी मिली है कि सोशल मीडिया पर भी जिनके फॉलोवर थोड़े ज़्यादा हैं उनको ये पैसा दिया जाता है,
कई मामलों में तो अभी देखा है कि जैसे अभी किसान आंदोलन चल रहा है, इसमें भी हमने देखा है वो दंगाई हैं, और उन दंगाइयों के पक्ष में पाकिस्तान से और कई ऐसे बाहर के देशों से ऐसे हैंडल बनाए गए, सोशल मीडिया अकाउंट, और वहां से पोस्ट डाली जा रही थी उकसाने की। सिखों के विरुद्ध कुछ बोल दो, वो हिंदू बन करके, हिंदुओं को कुछ बोल दो, सिखों का अकाउंट बना करके, और आपस में लड़ाने का एक षड्यंत्र। कहीं ये जो है पूरा हल्द्वानी के आसपास जो ये हो रहा है कि सरकारी ज़मीन कब्जाई हुई है, फिर उसको छुड़ाने जाओ तो पुलिस पे हमला कर दो, गाड़ियां जला दो, अधिकारियों को पीट दो, यहाँ तक कि जान से मारने की साजिश की गई, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके पीछे भी मोटा फंड आ रहा हो, इनको ये भरोसा हो कि अगर हम जेल जाएंगे तो हमारे पीछे बड़े बड़े वकील सुप्रीम कोर्ट में खड़े हो जाएंगे। अब आप सोचिए, सुप्रीम कोर्ट में ऐसे ऐसे वकील हैं जो केवल केस सुनने के 20 लाख रुपए ले लेते हैं। हियरिंग पे खड़ा होना तो अलग बात है, मोटी फीस है, और इनके वकील ऐसे हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं, वो हल्द्वानी के दंगाइयों के और अतिक्रमण करके जो सरकारी जमीन पर बैठे हैं उनके पक्ष में दलील रखने वाले दिल्ली से पहुंचे हुए बड़े बड़े वकील खड़े हो जाते हैं। तो फिर ये जो पैसा है ये कहां से आ रहा है? ये करोड़ों में जो पैसा आ रहा है ये जरूर या तो विदेशों से आ रहा है, या फिर भारत के अंदर ही ये उत्तराखंड की डेमोग्राफी चेंज करने के लिए सोची समझी रणनीति के तहत दंगा फसाद करने वालों का साथ देने के लिए, इनकी फंडिंग करने के लिए ये पैसा जुटा करके यहाँ भेजा जा रहा है। जैसा कि दिल्ली में एंगल खुलासा हुआ था, पीएफआई की चीजें खुली थी कि पीएफआई मस्जिदों के बाहर कुछ गुल्लकें इस तरह की रख रही थी और कैश इकट्ठा करके ला रही थी। इन सब एंगल पे भी पुलिस जांच कर रही है। यानी पुष्कर सिंह धामी एक तरफ जहां जो दंगाई हैं उनको जेल में भेज रहे हैं, दूसरा उनकी कुंडली खंगालने का काम हो रहा है, उनके खाते सीज किए जा रहे हैं, खातों से एक भी रुपया उनका परिवार वाला निकालने ना पाए, ये पुलिस ने कर दिया है। और इस पर भी धामी जी ने ये कह दिया है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। तो जेल की हालत ये हो गई है कि जेलों में अभी तक जो गिरफ्तारी हुई है जेलों में स्थिति फुल हो गई, यानी जेल फुल हो गई है। तो अब धामी जी ने यह भी आदेश दे दिया है प्रशासन को कि जेल की बैरकों की संख्या बढ़ाई जाए। तो ये दिखा रहा है कि धामी जी ये मान रहे हैं कि अभी जो 5000 अज्ञात दंगाइयों पर एफआईआर हुई है, एफआईआर में खुलासा हुआ है, कुछ नाम कुछ अज्ञात, तो वो जो अज्ञात संख्या है वो 5000 है। इसका मतलब तो धामी जी को एक बड़ी जेल अलग से बनानी पड़ेगी, और धामी जी इस पर विचार कर रहे हैं। अभी हालांकि जो जेल अभी उपस्थित है उसी में बैरक बढ़ाई जा रही है, लेकिन जिस तरह से धामी जी एक्शन मोड में हैं पूरे उत्तराखंड में, जो ये घुसपैठी हैं इनके अंदर घबराहट है, बौखलाहट है, और अभी तो ये फरार हो गए हैं। लेकिन आप देखना थोड़े दिन बाद मामला शांत हो जाएगा, ये फिर लौटेंगे, और जब लौटेंगे पुलिस तब इनको गिरफ्तार करे, इन पर निगरानी रखे, ये जरूरी है। तो धामी जी जेल का विस्तार करें, नई जेल का निर्माण करें, क्योंकि सीए भी लागू होगा, यूसीसी भी लागू होगा, तो ये फिर से सड़कों पे उतरेंगे। लागू करना ही है आपको, तो घोषणा कर दी है, फिर भी सड़कों पे उतरेंगे, तो इनके लिए जेल तो जरूरी है। तो जेल का निर्माण करें। दूसरी तरफ धामी जी ने एक काम और अच्छा कर दिया है, जो वहां आंदोलन चल रहा था जमीन कानून को लेकर के, उसमें जैसा मैंने पिछली वीडियो में भी 2-3 वीडियो से मैं इस मुद्दे को उठा रहा हूं कि उत्तराखंड में देवभूमि में सामाजिक माहौल खराब करने के लिए, वहां की आबो हवा को खराब करने के लिए, डेमोग्राफी के बदलाव के लिए बाहर के लोग बड़ी संख्या में वहां जमीनें खरीद रहे हैं। जैसा मैंने बताया, और मुझे बहुत खुशी हुई कि धामी जी ने हमारी वीडियो पे संज्ञान लिया। उनको खैर वहाँ के लोकल लोगों ने भी बताया, और अब तो विपक्ष भी साथ में आ रहा है, क्योंकि मुझे मेरे जो वो कजन है उसने बताया था, ऋषिकेश रहता है लंबे समय से, कि किस तरह से वहाँ विदेशी लोग उत्तराखंड की लड़कियों से विवाह कर रहे हैं और वहाँ बड़ी बड़ी ज़मीनें खरीद रहे हैं। क्योंकि उत्तराखंड में रूल है कि नगर निगम के दायरे के बाहर कोई भी 250 वर्ग मीटर ज़मीन खरीद सकता है, आवास ही है, किसी वैसा नहीं कि भाई कोई और कमर्शियल एक्टिविटी कर दे। लेकिन हो क्या रहा है कि 250 गज खरीद सकता है, 250 मीटर, तो वो 250 3 बार में खरीद लिया। उसके बाद हो गया वो बड़ा, फिर वहाँ अपना कमर्शियल एक्टिविटी शुरू कर दी। इसके अलावा धामी जी ने उस पर रोक लगा दी, खैर अब तो, क्योंकि अब उन्होंने ये आदेश दे दिया, जो कि हमने वीडियो में मुद्दा उठाया था, जनता भी आंदोलन कर रही है, तो धामी जी ने इस पर एक्शन लिया है, और धामी जी ने बाहरी लोगों के ज़मीन खरीदने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। अब जब तक ये कानून नहीं बन जाएगा तब तक मेरे ख्याल ये रोक लगी रहेगी।
ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन ध्यान देने लायक बात यह भी है कि लोग मुद्दा उठा रहे हैं कि उत्तराखंड के लोगों को ही ज़मीन खरीदने का अधिकार हो। इसमें यह भी ध्यान दिया जाए, जो मैं बता रहा हूं, कि बाहरी लोग बड़ी चालाकी से उत्तराखंड के लोगों को बीच में करके लालच दे देते हैं और लालच दे करके उनकी लड़कियों से विवाह कर लेते हैं। अब लड़की गरीब परिवार की है, उसको पैसा मिल रहा है, वो शादी कर देते हैं। और ये जो कट्टरपंथी सोच के लोग हैं, ये हिंदू परिवारों की बच्चियों को ले जाकर के क्या करते हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। किसी को सुख नहीं मिलता। इनका मकसद है जमीन खरीदना। लड़की से विवाह हुआ, लड़की के नाम ही रजिस्ट्री कर दी, लड़की क्या, क्योंकि प्रमाण पत्र उत्तराखंड का है, जन्म वहीं लिया उसने, उसके केस में वो जमीन खरीद लेते हैं और जमीनों पर बड़ा कब्जा हो रहा है। लड़की का बाद में क्या हुआ ये कोई जानता नहीं, बूझता नहीं, क्योंकि अनपढ़ गरीब लोग हैं, ऐसे घरों की बच्चियों को ही शादी कर रहे हैं ताकि वो थाने तक में भी ना जाएं। कुछ दिन जरूर दिखाते होंगे। तो ये बहुत बड़ा एक, आपको बता दूं कि एक बहुत बड़ा षड्यंत्र, जब जांच होगी तो खुलासा होगा कि कितने ऐसे केस हैं जहां लड़कियों के नाम, महिलाओं के नाम जमीनें खरीदी गई हैं। उनका पता जरूर लगाना चाहिए, उनको नोटिस देना चाहिए, उनसे इंक्वायरी करनी चाहिए कि वास्तविकता क्या है। तो वाकई में जो ये आंदोलन भी खड़ा हुआ है बहुत ज़रूरी है उत्तराखंड को बचाने के लिए। और इस पर जो युवा हैं वो जागृत हो रहे हैं। उनको धामी जी से इस बात को लेकर उम्मीद भी जगी है। वो कहते हैं कि युवाओं के बारे में धामी जी ही सोच सकते हैं, ऐसा हमें उम्मीद है। तो उत्तराखंड को बचाने के लिए हम सब देशवासियों को इस मुद्दे पर एक होना चाहिए और इस मुद्दे को उठाना चाहिए और जागरूक रहना चाहिए। उत्तराखंड के लोगों को भी जागरूकता लानी होगी कि जो इंटीरियर के गांव हैं, जो गरीब लोग हैं, उन तक भी ये जानकारी दें कि किसी बाहरी व्यक्ति से अपनी बेटियों की शादी यूं ही ना कर दें जब तक पूरी जानकारी आपके पास ना हो। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को शेयर भी करें ताकि पूरे उत्तराखंड वासियों को इन बातों का पता चल सके। वंदे मातरम, जय श्री राम, जय उत्तराखंड।